नमस्कारम अगेन एंड गुड आफ्टरनून फॉर यूनिट नंबर 3। ट्राई करते कि इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आज कवर कर लेंगे सो दैट क्वेश्चन आंसर सेशन टुमारो हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बात करने जाएंगे तो 13 पेज का ही चैप्टर है और ज्यादा टेंशन लेना है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि अकाउंट्स के लेक्चर ऐसे भी होंगे जिसमें कैल्सी यूज नहीं होगा, पेन यूज नहीं होगा, पेंसिल यूज नहीं होगा, दिमाग यूज नहीं होगा, खाली आके बैठे रहना है बस, ऐसे खाली देखते रहना है सर को। अच्छा, ये सब हमको बता के आपको क्या मिल रहा है? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट द सेम टाइम, कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे और इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आओगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में। तो अगेन आई अज्यूम कि आप लोग पास होगे, आप आगे आओगे और फिर जब आप इनकम टैक्स पढ़ने बैठोगे तो मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको दो तीन अलग अलग एग्जाम्पल देने का ट्राई करता हूं। आप स्मार्ट रहोगे, बहुत स्मार्ट रहोगे तो आप कैप्चर करोगे। देखो, मैं जो टैक्स पढ़ाता हूं, मेरा जो एक्ट है, जो मेरा कोर है, उस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम आपके हिसाब से रेवेन्यू रिसिप्ट होता है कि कैपिटल रिसिप्ट होता है? रेवेन्यू होता होगा ना। देखो, रिसिप्ट तो रिसिप्ट है। मुझे बताओ, आपने वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी का स्टोरी सुना है? तो लालच की स्टोरी होती है, ग्रीड, स्टोरी ऑफ ग्रीड है। कि एक मुर्गी होती है, देयर इज अ चिकन हु प्रोड्यूसेस हेन या जो भी है पता नहीं, प्रोड्यूसेस गोल्डन एग एवरी डे, सोने का अंडा एवरी डे। तो उसका जो मालिक होता है वो क्या सोचता है, रोज एक एक कौन लेगा। एक काम करते हैं, इसको मारते हैं और इसके पेट में जितने भी अंडे हैं सारे निकाल लेते हैं। तो अंदर अंदर क्या मिलता है उसको? कुछ नहीं। तो जब आपके पास इक्विटी शेयर होता है, शेयर्स की बात करता हूं, और वो शेयर्स आपको हर साल डिविडेंड देता है, लेकिन डिविडेंड बहुत कम होता है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसा डिविडेंड मिलेगा आपको एक शेयर से। आपको फटक से पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे? डिविडेंड तो मिलते रहेगा ना हर साल थोड़ा थोड़ा। आपको लमसम में पैसा चाहिए, अभी क्या भी चाहिए, तो क्या कर दोगे? शेयर से बेच दो। तो डिविडेंड का माना, डिविडेंड क्या हो गया? इनकम। शेयर्स बेचना क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिट। एक होता है रेवेन्यू रिसिट और दूसरा क्या होता है? कैपिटल रिसिट्स। ठीक है ना। जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसा कुछ बड़बड़ करूंगा, इफ लैंड इज अ सोर्स देन क्रॉप इज अ इनकम, इफ अ ट्री इज अ सोर्स देन फ्रूट इज अ इनकम। मतलब मुझे बताना होता है कि अगर आपके पास जमीन है तो आपको पैसे कैसे कमाने चाहिए। आपके पास लैंड है तो पैसे कैसे कमाने चाहिए, जल्दी बताओ ना। तुम्हारे पास जमीन है तो तुमको पैसे कैसे कमाने चाहिए। नालायक लोग, घूर क्या रहे हो मुझको? क्या करोगे? जमीन है तुम्हारे पास, क्या करोगे? खेती करोगे, फार्मिंग करोगे, क्रॉप्स लगाओगे, उसमें से फल फूल आएंगे, वो फल फूल बेचोगे और जो पैसे कमाओगे वो रेवेन्यू रिसिट्स होगा कि कैपिटल रिसिट होगा? रेवेन्यू रिसिट होगा ना, क्योंकि वो हर साल आएगा। हर साल क्यों? अगर आपने धनिया वगैरह जैसा अगर प्रोडक्ट लगाया जो हर हर महीने, हर 25 दिन के बाद आता है, मिर्ची लगाई हर 2 महीने बाद आएगी ना, आम का झाड़ लगा है तो हर साल में एक बार आएगा, लेकिन एक साल में यार चार तीन 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 चार चार महीने तक सीजन चलेगा। हाँ, शुगर केन वगैरह जैसा लगा है तो साल में एक बार आएगा, लेकिन तो भी आता तो हर साल है ना। तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू रेसिट। आपको मन में लालच बढ़ गया, इतनी मेहनत करके कौन करेगा, बेच देता हूं, सारा पैसा इमीडिएटली मिलेगा, अब अगले साल से भीख मांगो। तो जमीन भी कभी बेचनी पड़ती है। अरे कोई हॉस्पिटल में है, कुछ करना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कभी कभी सेल करना होता है, बट दैट रेसिट इज नोन एज। तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तू 10 रुपए को जो चीज बेच रहा है वो तो 12 रुपए में खरीद रहा है। कैसा जिंदगी में प्रॉफिट होगा? और प्रॉफिट होने के लिए तूने जमीन बेच दी बाप की और वो पैसे यहाँ पे रख दिया और देखा मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। ये पागल, ये प्रॉफिट नहीं है। ये जो बेचा वो रेवेन्यू रिसिट नहीं है। पीएनएल में कौन से आइटम आते हैं? रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पीएनएल में कैपिटल आइटम नहीं आते। तो कैपिटल आइटम कहाँ पे आते हैं? जमीन खरीदी, जमीन बेची, ये सब कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में। तो पीएनएल अलग है, बैलेंस शीट अलग है। ये समझ में आ रहा है?
तो ये चैप्टर आपको अब भी क्यों पढ़ना है, अभी इस एज में क्यों पढ़ना है? खाली यही समझने के लिए कि कौन सा आइटम पीएनएल में लिखूं और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में। ये दो कागज अलग अलग है। जबकि मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और मैं जमीन खरीदूंगा, वो भी एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं, कैपिटल है। सैलरी दी, यहां डेबिट करना है, पीएनएल में डेबिट करना है। जमीन खरीदी, असेट में लिखना है। गया तो पैसा ही, चलो, गया तो पैसा ही दोनों टाइप में। पैसा कमाते ही हम लोग खर्चा करने के लिए, खर्चा दो टाइप पे हो जाता है। एक रेवेन्यू, आज अपन लोगों ने केक लाया खाया, क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लैपटॉप लाया, खाऊं? नहीं, इसको यूज करना पड़ेगा ना। तो ये भी क्या है? पैसा तो गया, लेकिन ये क्या है? तो बस कहा क्या आपको बैलेंस शीट में लिखना है, क्या आपको पीएनएल में लिखना है, उतने के लिए आपको सिखाया जाता है क्या रेवेन्यू क्या है और क्या। आगे जब बड़े हो जाओगे तो मैं अलग सिखाऊंगा आपको। देखो मेरे इनकम टैक्स में ना दो चैप्टर होते हैं, समझो आप, मोटा मोटी। एक चैप्टर में सैलरी टैक्स होता है। अच्छा, जमीन अगर आपको काम करके उसके ऊपर अगर पैसे नहीं कमाने और बेचनी भी नहीं है, तो और एक तरीका है। काम भी नहीं करना है और बेचना भी नहीं है, और एक तरीका है, रेंट पे चढ़ा दो। अभी ये बिल्डिंग किसी ओनर ने बांधी है, उनको इस बिल्डिंग में बिजनेस करते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको बिजनेस नहीं करना है, तो इजी मनी क्या होती है? रेंट पे चढ़ा दो ना। तो रेंट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? क्यों? हर साल मिलेगा ना। और पीएनएल के क्रेडिट में लिखोगे ना आप रेवेन्यू रिसिप्ट, अपना रेंट रिसिप्ट। ये समझ में आ रहा है आपको? मैंने बोला इफ लैंड इज द सोर्स देन क्रॉप इज द इनकम। मतलब लैंड अगर बेचोगे तो कैपिटल रिसिप्ट होगा, लैंड खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसमें से क्रॉप बनाने के लिए जो खर्चा करोगे, फर्टिलाइजर, सीड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब वो क्रॉप बिकेगा, उसमें से जो पैसा आएगा वो क्या होगा? ये समझ में आ रहा है आपको? एकदम सिंपल है। इफ अ ट्री इज अ सोर्स देन फ्रूट इज द इनकम। मैंने क्या बोला? इफ अ ट्री इज अ सोर्स देन, इफ ट्री इज अ सोर्स देन फ्रूट इज द इनकम। तो ये फ्रूट बेचने के लिए, पहले तो ट्री लगाने के लिए बहुत खर्चा आया रहेगा, तो जो ट्री लगाने के लिए जो खर्चा आया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्री को बड़ा करने के लिए जो खर्चा आया रहेगा, पानी लगाया, हाँ, कुछ फर्टिलाइजर दिए, उसको माली रखा एक ख्याल रखने के लिए। एक पेड़ नहीं होता ना, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो माली रखने पड़ते हैं कि बाबा देखो, ध्यान दो, कहीं पत्ता वगैरह, कहीं डाली वगैरह गिर गई होगी तो उसको, खराब हो गई होगी तो उसको साफ किया करो, मेंटेन किया करो। तो वी हैव टू कीप मेंटेनिंग इट। पेड़ है तो ऐसा मत समझो कि जंगल है छोड़ दिया चलते रहेगा, नहीं। इट विल डाई, इट विल नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट, और इट विल प्रोड्यूस वेरी लो रिजल्ट। आप उससे बात करो, प्यार करो, ठीक है ना, उनके कनेक्ट में रहो, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे, ज्यादा ग्रो होंगे। तो उसको आप ये मत समझो कि उनको लाइफ नहीं है, उनको कान नहीं है, उनको आंखें नहीं है, दे फील। तो इनको संभालने के लिए एक आदमी रखा, उसकी सैलरी है। सैलरी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब जब ये सारे फ्रूट्स आ जाएंगे और हम सेल करेंगे, तो कौन सा इनकम आएगा? रेवेन्यू। ठीक है ना, जो इनकम आएगा वो रेवेन्यू आया, जो पैसा मिला वो रेवेन्यू। लेकिन अगर पेड़ ही बेच दिए सारे में, पेड़ मतलब ऑब्वियसली पेड़ नहीं बेचूंगा, जमीन के साथ बेचूंगा, तो क्या होगा? अगर आपको इतनी अक्ल है तो मुझे बताओ, अगर ये घर है, ये घर है, इफ इफ लैंड इज अ सोर्स देन क्रॉप इज द इनकम, इफ अ ट्री इज द सोर्स देन फ्रूट इज द इनकम, इफ हाउस इज द सोर्स देन रेंट इज द। तो घर बेचा नहीं आपने, घर को भाड़े पे देके क्या किया आपने? रेंट कमाया, तो क्या होगा? रेंट क्या है? रेवेन्यू। और कभी घर बेच दिया तो कैपिटल। ठीक है ना? इफ इक्विटी इज द, इक्विटी इज द सोर्स देन डिविडेंड इज द इनकम। इफ इक्विटी इज द सोर्स देन डिविडेंड इज द इनकम। ये समझ में आ रहा है आपको? इफ अ बिजनेस इज द सोर्स देन प्रॉफिट इज द इनकम। ओके, इफ अ डिबेंचर इज द सोर्स देन इंटरेस्ट इज द इनकम। इफ बैंक एफडी, एफडी इज द सोर्स देन इंटरेस्ट ऑन एफडी इज इनकम। तो आपको ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए। एफडी बेच दी बैंक में जाके, आपने मैच्योर किया, 10 लाख की एफडी थी, हर साल आपको लाख लाख रुपया देती थी, आपको एक ही साल में 10 लाख की, जाके तोड़ दो, 10 लाख मिल जाएगा, लेकिन अगले साल से आपको फिर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको अगर इनकम कमाना है, लोग क्या पागल हो गए पता है, लोग ना इनकम के पीछे पड़े हुए, उनको समझ में नहीं, मतलब उनको फल खाना है। इतना कितने रॉन्ग है बताओ लोग। लोगों को सबको क्या चाहिए? फ्रूट्स चाहिए। किसी को बोलो पेड़ लगाओ, नहीं नहीं नहीं, पेड़ क्यों लगाओ? फल चाहिए। ओके, आप भगवान के सामने खड़े रह के भगवान को बोल रहे हो, बापा बापा मेरे को फल खाने हैं। बापा बोल रहे बेटा ये सीड है, जाके प्लांट कर। ए बापा ये नहीं, फल चाहिए, सीड नहीं।
तुमको समझ रहे हैं मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ? लोग ना इधर मार्केट में तुम्हारे बीकॉम वाले फ्रेंड ना जॉब ढूंढ रहे घूम रहे, क्योंकि उनको जॉब नहीं चाहिए। उनको बोलो आपको जॉब नहीं मिलेगा, हर महीने 5,000 दूंगा, अरे अरे हो गया, लाइफ सेटिस्फाई उनका। दे आर नॉट सर्चिंग फॉर जॉब, दे आर सर्चिंग मनी, जो हर महीने आए उनके पास बिना काम किए, क्योंकि काम करने के तो लायक नहीं है वो लोग। उनको बिना मेहनत किए बिना काम किए पैसे चाहिए। सही है गलत है? मिलेगा क्या? और मिलेगा तभी भी बहुत कम मिलेगा। और तुम लोग अभी जॉब नहीं ढूंढ रहे हो मार्केट में जाके, बताओ क्यों? जॉब चाहिए आपको अभी 5,000 की? ये बंद कर दो ना, जाके कमाना चालू कर दो ना। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना ढूंढने क्या इंपॉर्टेंट होता है? हाँ हाँ सर, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट, तो आपको भी आम खाना है, आपको भी फल खाना है। आपका फल बड़ा होगा, बेहतरीन होगा, क्योंकि आप पेड़ लगाने में भी टाइम लगा रहे हो। अभी किस में टाइम लगा रहे हो आप? इसका फल मिलता है 5 साल 8 साल लगते हैं इसको, इस झाड़ को बड़े होने के लिए। किसी किसी का 2-3 साल में बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा स्मार्ट होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर वगैरह डालता है। एक्स्ट्रा मेहनत बोलना था मुझे, तुम लोग फर्टिलाइजर मतलब कुछ गलत सोच रहे हो, तुम लोग ऑर्गेनिक चले गए। मैं इमोशनल मेहनत की बात कर रहा था। तो you are planting a very beautiful seed. Seed is a dream in form of seed planted in you. It will produce tremendous amount of result, unimaginable result. कुछ सालों के बाद a whole forest was once a seed. आज जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट दिख रहा है, पेड़ नहीं, पूरा फॉरेस्ट, उसकी शुरुआत कभी तो एक सीड से हुई थी। मुझे देख लो, मैं एक सीड था, मैं सीए बन गया, मैं बिजनेसमैन बन गया, तो मेरा पेड़ पे अभी फल लगने चालू हो गए। एक ही पेड़ रखो कि पेड़ और बढ़ाओ। आपको पता है ना, इस फल, जितने भी पेड़, इस पेड़ पे फल लगे हुए हैं, हर सीड में एक ताकत है नया पेड़ बनाने की। ये ऐसा सीड है। तो गुरुकुल इज दैट काइंड ऑफ ट्री जिसका हर सीड, हर फ्रूट में एक सीड है जो और एक गुरुकुल बना सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, और एक एंटिटी बन सकता है, और एक प्रोफेशनल बन सकता है, और एक व्यापार ला सकता है, और 10 लोगों की लाइफ हैंडल कर सकता है। तो हम वो लोगों को बना रहे हैं। तो आज जो जंगल दिखता है, जंगल दिखेगा अपना, अभी क्या अपना छोटा सा अभी बगीचा चालू हुआ है, आगे जाके अपन भी जंगल बनेंगे, लेकिन तब तक टाइम लगेगा, 5 साल 8 साल लगते हैं। चलेगा क्या? लेकिन वेट करना चाहिए। इज इट वर्थ वेटिंग? कि जॉब कर लूं कहीं पे जाके फटाक से, मैं तो सेफ बन गया ना, मुझको तो फटाक से जॉब मिल जाएगा। नहीं नहीं, आप मत करो, हमारा तो सोचो। अरे कितने सेल्फिश हो तुम लोग। मतलब तुम्हारे झाड़ को फर्टिलाइजर कोई और डाले, हाँ। और फल तुमको मिले, ये सही है। ऐसा ही होता है, लेकिन शुरू ऐसे ही होता है। जब तक आप छोटे रहते हो तो आप दूसरों से बोरो करते हो हर एक चीज। व्हेन यू बिकम कैपेबल देन यू कैन नॉट गिव इट बैक, तो यू शुड गिव फॉरवर्ड। आपका काम है आगे रखना, ठीक है ना? तो आप अभी अच्छे रास्ते पे आ गए हो, सीए के रास्ते पे आ गए हो। आपका काम है कि मार्केट में जाके लोगों को गाइड करना, बताना कि भाई तू भी कर ले। हम ये नहीं बोल रहे कि इधर ही कर ले, इधर भी कर ले, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन एटलीस्ट। हम ये भी नहीं बोल रहे कि सीए ही कर ले, एमबीए कर ले, एलएलबी कर ले, सीएस कर ले, सीए में कर ले, कुछ जो तुझको जमता है वो कर, लेकिन खाली ऐसा एक्टिंग मत कर पढ़ाई करने का बीकॉम करके। आप खाली लोग एक्टिंग करते हो, बीकॉम की एग्जाम आलेली आहे, पढ़ाई कितना किया? 4 पेज। उतने पेज तो हमारे बच्चे यहाँ डब्बा खाने के बाद ऐसे हाथ पोंछ के डाल देते हैं। हाँ? तो चलते हैं फिर। आई गेस तो आपको समझ में हम क्या पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं कि पीएनएल में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, ठीक है ना? अगर मैं एलिट गुरुकुल का पीएनएल ऐसे बनाऊं तो अच्छा रहेगा। हमने अभी लैंड परचेस किया 30 लाख, ये पीएनएल है। बिल्डिंग बनाएंगे 1 करोड़, कंप्यूटर्स लाएंगे 50 लाख, फर्नीचर लाएंगे 30 लाख, सैलरी देंगे 20 लाख। ऐसा होता है। और रेवेन्यू कमाया इस साल ओनली 60 लाख। ये लॉस हो गया, लॉस हो गया, मैं तो मर ही जाऊंगा, ये सही है क्या?
नहीं, इसमें से ये सारे आइटम तो यहाँ आने ही नहीं चाहिए। ये आप एक साल में नहीं यूज कर रहे हो। अच्छा, ये नहीं समझ रहा आपको, दूसरा बताता हूँ। आई ट्राई डिफरेंट डिफरेंट एंगल। आप दुकान में गए, शॉपिंग मॉल में या किराना मॉल में, डी मार्ट, बिग बाजार, जो आपको समझ में आता है उसमें चले गए, अपना बाजार अपने लोकल का, और आपको पार्ले जी खाना है आज चाय के साथ। आज आपको चाय पिलाता हूं मैं, चलो, सच में मैं बना के पिलाता हूं, मतलब मेरे हाथों से। दुकान से तो कोई भी पी लेता है। आज आपको सर्टिफाइड चाय पिलाता हूं, क्वालिफाइड। पार्ले जी के साथ होगी, क्योंकि पार्ले जी का एग्जांपल दे रहा हूं मुझे। चलो अभी आप आपके ब्रेक में खाना खा के आपका हो जाएगा, लंच किया आप लोगों ने? हाँ, लंच मेरे ब्रेक के बाद करोगे ना? हाँ, तो लंच करने के बाद ऊपर आ जाना, मैं आपको जब तक चाय रेडी करके रखता हूँ, ठीक है? अभी एग्जाम्पल सुन लो। आप अभी चाय पीने जा रहे थे, चाय चाहिए कॉफी चाहिए वो भी आपकी चॉइस है, हाँ? वो भी बताओ, मैं दोनों बना सकता है। हाथों से मतलब मैं हाथ अंदर डाल के नहीं बैठेगा, मैं बनाएगा। आप दुकान में गए पार्ले जी लाने के लिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो पार्ले जी बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन अपने समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो पहला पार्ले जी बिस्किट आपने उठाया, उसका एमआरपी देखा, उसका एमआरपी था 1 करोड़। इस अभी छोटे बॉक्स में बैठेगा नहीं है, थोड़ा बड़ा बॉक्स लगेगा 1 करोड़ लिखने के लिए। ये पहला पार्ले जी, इसका प्राइस है 1 करोड़ 4 रुपीज। 1 करोड़ 4 रुपए का पार्ले जी। और उसके बाजू वाले में भी पार्ले जी है, वो 4 रुपए का। आप कौन सा पार्ले जी लेकर आओगे? 4 रुपए वाला लेकर आओगे, तो 1 करोड़ वाला कौन खरीदेगा? सालों मैंने तो बनाया था पार्ले जी। चलो ठीक है, तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्लासरूम है, हमारा ये क्लासरूम है। ये बनाने के लिए हमको खर्चा आया, समझ लो 25 लाख का खर्चा आया, 25 लाख का। ये क्लासरूम बनाने के लिए खर्चा आया रहेगा ना? तो जो पहला एडमिशन हुआ उसकी फी, पहला स्टूडेंट जो आया, ठीक है ना, उसका उसका फोटो बना लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है फोटो बनाने के स्टूडेंट का। ये पहला स्टूडेंट आया हमारे पास, वाह वाह। ये पहला स्टूडेंट आया, इसका फी हमने बताया 25 लाख 25,000, 25 लाख 25,000। और दूसरा स्टूडेंट आया या आई, हाँ, इसका भी खाली 25,000 लिया। ये सही है ना? आपको पूछना चाहिए पहले वाले से 25 लाख क्यों लिया, या पहला पार्ले जी 1 करोड़ का क्यों बना? ऐसा सवाल तो आना चाहिए। नालायक लोग आपके मन में, मजे ले रहे हो खाली बस। तो मैं इसको इस लड़के को बता रहा हूँ, तेरी फी इसलिए 25 लाख, क्योंकि बेटा जब तू आया ना, तब यहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, वैकम नहीं था, बेंचेस नहीं थे। ये सब बनाए हमने, और फिर आप आए। और जब सेकेंड एडमिशन हुआ तो बाकी सब उधर ही था। एक स्टूडेंट के लिए क्लासरूम तो नहीं बनाएंगे आप। समझ रहे हैं आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो जब सेकेंड स्टूडेंट आया, तो जो पहले से था वो खरीदा नहीं। अभी क्या खरीदना था? प्रोफेसर की पेमेंट, सैलरी का सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो रेगुलर खर्चे है वही कवर करने थे हमको। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करना था। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे हो चुके थे। तो ये बोलेगा ना, साले में क्या सारे बेंच पे बैठता है क्या हरामखोर? मैं एक ही बेंच पे बैठता है ना, बेंच। एक ही बेंच पे बैठा हूं ना मैं। बाकी लोगों से भी लो ना, बाकी लोग भी तो ये प्रोजेक्टर का बेनिफिट ले रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? बाकी लोग भी तो क्लासरूम का बेनिफिट ले रहे हैं, सारा बेनिफिट सब तो कॉमन है हमारे लिए। हाँ, नोटबुक बोलो, नोट्स बोलो, ये हर स्टूडेंट का अलग अलग है। हाँ, उसका एडिशनल मेरे से लो आप। ये क्या बात हो गई कि बेंच का एक ही से आप पैसे ले रहे हो, बाकी सबसे नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं पहले आया? एक काम करो, मैं नहीं पहले आऊंगा, मैं वेट करता हूँ, पहला दूसरा कोई तो आने दो।
मेरे को रोल नंबर 1 नहीं चाहिए, पनौती नंबर। तो ये पार्ले जी का भी कुछ ऐसे हुआ रहेगा ना, जब पहला पार्ले जी बिस्किट बना होगा तो बिल्डिंग नहीं होगी, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी, फर्नीचर फिक्चर नहीं होगा, तो उन्होंने सब खरीदा होगा और पहला पार्ले जी बनाया। तो पार्ले जी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं? बिस्किट बनाने के लिए, बिस्किट किससे बनता है? मैदे से बनता है, तो मैदा, पानी, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स क्योंकि प्रिजर्व करना है, पैकिंग मटेरियल, ये सब खरीदा। मशीन नहीं खरीदू? अरे मशीन भी लगेगा ना। मैदा लेके तुम जाओ घर पे, आज 1-1 किलो, आई को बुलाए, आज पार्ले जी बनाएंगे। 1 किलो में पार्ले जी नहीं बनता, मशीन लगानी पड़ती है, तो मशीन मशीन भी लानी पड़ी, तो लाई मशीन मैंने, वो सबका खर्चा, मशीन लगाने का खर्चा कितना हुआ मेरा? 1 करोड़ का। आप समझ रहे हो? तो वो 4 रुपए में क्या क्या है? 4 रुपए में लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और प्रॉफिट मार्जिन, और सब कुछ जो 4 रुपए में। 1 करोड़ का क्या है? मशीनरी, बिल्डिंग। ये ऐसा होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो आपको विनायक सर ने फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो इसका क्या करेंगे? खर्चा तो हुआ है, खर्चा हुआ है कि नहीं? मशीनरी लगाने में हुआ है, ये क्लासरूम बनाने में खर्चा तो हुआ है। रिकवर भी करेंगे, किससे करेंगे? अरे बच्चों से ही करेंगे। तो पार्ले जी जो खाएगा उससे ही रिकवर करेंगे, लेकिन किसी एक से रिकवर करना गलत है। तो फर्नीचर बताओ कितने साल तक चलेगा? आपकी बैच से पूरा रिकवरी करूं? पूरा रिकवरी बिल्डिंग का आपकी बैच में से करूं? हाँ बोलो। नहीं, कब करूं? फिर किससे करूं? आने वाले बैचेस से भी करूं। कितनी नंबर ऑफ बैचेस या कितने नंबर ऑफ ईयर्स अप्रोक्सीमेटली? ये सब कितने साल तक चलेगा बताओ आप? एक फेयर लाइफ बताओ ना, अकाउंटेंट हो आप, एस्टिमेट करो। 10 साल तो चलेगा। तो ये बनाने के लिए 60 लाख खर्चा हुआ है। तो आपकी इस साल की बैच है, तो आपकी बैच से कितना रिकवर करना चाहिए? 60 लाख का खर्चा हुआ है, लाइफ 10 साल की है, तो इस साल के लोगों से कितना रिकवर करना चाहिए? 6 लाख ना। कैसे निकाला आपने? 60 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। लेकिन ये जब खराब होगा तो भंगार में तो बेचूंगा ना मैं, कुछ तो पैसे आएंगे ना। कचरे के डब्बे नहीं फेंकूंगा मैं, ये लोखंड है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, तो कुछ ना कुछ सैल्वेज वैल्यू मिलेगी। सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप में बिकेगा। तो अभी फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, आपका आपका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय इकोनॉमिक लाइफ। समझ में आ रहा है? मतलब क्या मैंने बोला? 60 लाख का खर्चा हुआ, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख था और 10 साल का लाइफ था, तो एक साल में रिकवरी कितनी होनी चाहिए? 5.5 लाख। ये समझ में आ रहा है आपको? इसको ही आप डेप्रिसिएशन बोलते हो। तो ऐसा मत समझो डेप्रिसिएशन बाद में इन्वेंट हुआ, नहीं, पहले खर्चे होने लगे। यू डू नॉट डेप्रिशिएट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डस्टर का डेप्रिसिएशन करोगे क्या? नहीं, ये रेवेन्यू आइटम है सर, छोटा आइटम है, छोड़ दो ना इसको, एक ही टाइम पे डाल दो एक्सपेंस में, स्टेशनरी एक्सपेंस करके पीएनएल में डाल दो एक ही टाइम पे। लेकिन कंप्यूटर को आप ऐसे डालोगे क्या? डाल दो ना, गाड़ी लिया आपने, हाँ डाल दो पीएनएल में, डाल दो इस साल की। अरे ऐसे नहीं ना, गाड़ी अभी 10 साल 15 साल चलेगी ना, तो 15 साल के ऊपर उसको राइट ऑफ करना चाहिए। ऐसा डिप्रिसिएशन निकला। Depreciation is nothing but allocation of capital expenditure over the life of the asset or benefit derived, जो आपको बेनिफिट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम द असेट। तो मैंने आपको अभी पार्ले जी का एग्जांपल देना है। पार्ले जी का 1 करोड़ है, मैं आपको पूछ रहा हूं, ये 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी से कितने नंबर ऑफ यूनिट बनेंगे? पार्ले जी के नंबर ऑफ यूनिट। तो अभी सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैंने बोला 1 करोड़ पार्ले जी के बिस्किट बनेंगे। कितने बनेंगे? तो रिकवरी रेट क्या बन गया देखो, रिकवरी रेट, रिकवरी, मुझे रिकवर करना है ना कॉस्ट। तो 1 करोड़ का मैंने खर्चा किया, ये रुपीज है, ये 1 करोड़ का खर्चा किया मैंने, और इसमें से कितने यूनिट निकलेंगे मैंने बताया, कितने बिस्किट्स बनेंगे? 1 करोड़ बिस्किट बनेंगे। 1 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, ये यूनिट्स है। 1 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ इज इक्वल टू रिकवरी रेट कितना आएगा? ₹1 पर यूनिट। ये समझ में आ रहा है आपको? अब आप मॉल में गए, आपको 2 पार्ले जी दिख रहे हैं, इसका भी प्राइस 5 रुपए, इसका भी प्राइस 5 रुपए, कौन सा पार्ले जी खरीदोगे? 5 रुपए वाला, कोई भी खरीद लो। क्यों? तो आपने पार्ले जी को खाली मैदा का, शुगर का, लेबर का, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दिया कि मशीनरी का भी दिया? मशीनरी का भी दिया ना आपने। कैसे? 4 रुपए में वो सब कुछ कवर हो रहा था।
एक्स्ट्रा जो 1 रुपया दिया वो क्या है, बताओ ना। मशीनरी का दिया ना आपने, रिकवरी किया कर रहे हो मतलब। मुझे आपको दूसरी भाषा में पूछना है, देखो थोड़ा मैच्योरिटी की भाषा में समझने का ट्राई करो आप, हायर भाषा में। मुझे आपको पूछना है कि पार्ले जी को अगर अपना खर्चा रिकवर करना होगा, टोटल कोई भी खर्चा हो, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, अगर खर्चा रिकवर करना हो तो पार्ले जी को कितने करोड़ बिस्किट बेचने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला समझा? पार्ले देखो, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो 4 रुपए में ही कवर हो जा रहा है। बच कौन सा गया, बिल्डिंग बनाने का खर्चा ना, बहुत बड़ा सेटअप लगाया होगा ना पार्ले जी ने। वो कवर करने के लिए कितने करोड़ बिस्किट बेचने पड़ेंगे। एक बिस्किट बेचता है तो 1 रुपया मिलता है उसको एक्स्ट्रा, ऐसे कितने करोड़ बिस्किट बेचने पड़ेंगे। टोटल कॉस्ट कितना था, 1 करोड़। रिकवरी रेट कितना है, 1 रुपया। तो कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, 1 करोड़ यूनिट बेचने पड़ेंगे। वही अगर 2 रुपए का अगर रिकवरी रेट होता, तो रिकवरी रेट ज्यादा होता तो आधा हो जाता ना, 50 लाख पे ही आपका रिकवर हो जाता। 10 रुपए का अगर रिकवरी रेट होता तो पार्ले जी 15 रुपए में मार्केट में आता तो, अरे कितना अच्छा हो जाता ना। 1 लाख मतलब 10 लाख यूनिट में ही उसका सेटलमेंट हो जाता पूरा। लेकिन पार्ले जी ने प्राइस नहीं बढ़ाई साहब, पार्ले जी 5 रुपए का ही रखा उन्होंने। आप समझ रहे हो ना, बिस्किट की साइज कम कर दिया उन्होंने। पार्ले जी हर साल छोटा छोटा होते जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि एक दिन मैं दुकान में जाऊंगा, बोलूंगा 5 रुपए का पार्ले जी देंगे भैया, तोड़ के देंगे आज ले खा ले पार्ले जी। और उसके आगे आएगा, मैं बोलूंगा भैया 5 रुपए का पार्ले जी, वो ऐसा टेका ऐसा निकालेगा पार्ले जी का पाउडर आकर जा उनका नियम क्या है पता है, पार्ले जी का 5 5 रुपए प्राइस रहना चाहिए, बाकी कांस्टेंट। अरे इकोनॉमी बदल गई, मैं जब छोटा था तभी भी 5 रुपए में ही मिलता था। उसके पहले 4 रुपए में मिलता था, 4 का उन्होंने 5 किया। लेकिन जब 4 का 5 किया था तभी उनकी सेल्स गिर गई थी, ड्रॉप हो गया था, लोगों ने पार्ले जी खरीदना बंद किया था। फिर वो दूसरा उसका जो कॉम्पिटिटर है ब्रिटानिया, ब्रिटानिया ने सनफिस्ट लॉन्च किया था। फिर सनफिस्ट नहीं, ब्रिटानिया का कौन सा था वो, मारी नहीं, मारी का छोटा भाई था, पार्ले के जैसा ही था एक, डुप्लीकेट पारी मतलब पार्ले, पार्ले जैसा ही ग्लूकोज बिस्किट ही लॉन्च किया था। सनफिस्ट का था क्या, हाँ तो सनफिस्ट का ही ऐसा कोई एक बिस्किट आता था, दिखता सेम वैसा, सेम शेप, लेकिन खाली बिस्किट अलग, लेकिन टेस्ट नहीं। पार्ले जी पहले बता रहा है, पार्ले को टफ नहीं देने का। आपको पता नहीं होगा, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ पार्ले। मैडम ने कभी एग्जांपल दिया होगा तो। पार्ले एक तो देश की कंपनी है, एक तो मुंबई की हमारी कंपनी, मतलब जहां पे मैं पला बड़ा हूँ वहां की कंपनी है। और पार्ले का सेल्स कम हो गया क्योंकि अभी मार्केट में बिस्किट मैन्युफैक्चरर बहुत बढ़ गए, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए, इंटरनेशनल प्लेयर भी आ गए हमारे देश में बिस्किट बनाने के लिए, सोचो आप। तो पार्ले का सेल ड्रॉप हुआ तो एक न्यूज आया था कि अगर पार्ले का सेल बढ़ेगा नहीं तो पार्ले 10,000 एम्प्लॉय को फायर करेगा, ऐसा कुछ एक नंबर आया था। आई एम नॉट पर्टिकुलर इन नंबर्स, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज को क्या करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों का जॉब जाएगा। मतलब जो ट्रक चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, वो पार्ले का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उनका भी जॉब जाएगा ना। पार्ले का बिस्किट आपको पता होगा तो हिमालय से लेके केरला तक, कन्याकुमारी तक, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक देश के हर दुकान में मिलता है। इतना आसान नहीं इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना। तो दैट्स व्हाई आई लाइक देम, कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है। और एक डोमेस्टिक कंपनी, मतलब हमारे यहाँ की कंपनी है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं उसी दिन मॉल में गया, पार्ले के जितने बिस्किट थे अलग अलग टाइप के सारे खरीद के लेकर आया, सारे स्टूडेंट्स। सर्टन थिंग्स आई शुड नॉट बी डूइंग ऑन रिकॉर्डेड लाइन, या रिकॉर्डिंग चल रहा है। सो मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने बोला आप भी पार्ले का बिस्किट खरीदो। और फिर पार्ले में शायद किसी अच्छे कंसल्टेंट वगैरह को रखा, फिर उन्होंने अलग अलग बिस्किट्स लाए मार्केट में, नए नए टाइप के, क्योंकि लोगों को भी ओरिजिनल पार्ले जी खाने में मजा नहीं आता। आपको भी देखो, अब कोई बोलेगा पार्ले जी खाते तो आपको मन नहीं करेगा, लेकिन आज मैं पार्ले जी ही खिलाऊंगा, जबकि मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। और जो भी ऑप्शंस में वो सारे पार्ले की है, मोनाको भी है पार्ले का ही है, ठीक है ना। कैडबरी का भी मैंने लाया, बॉर्बन भी है, नहीं अपना ओरियो भी है, ब्रिटानिया का बर्बन है। पार्ले का 50-50 भी आता है।
तो ये सब आपकी बिस्किट्स है, आपको पता होना चाहिए। पार्ले ने अभी स्नैक्स मार्केट में भी आ गया, हल्दीराम को टप देने के लिए वो भी वो स्नैक्स मार्केट जो था ना, आलू भुजिया, भुजिया शेव, रेडीमेड चिवड़ा वगैरह, वो सब भी उन्होंने लॉन्च किया। चिप्स मार्केट में भी आ गया, जो लेज वगैरह है, क्योंकि लेज वगैरह फॉरेन की कंपनी है, इंडियन नहीं है वो सब। पेप्सिको है ना, पेप्सिको किसकी कंपनी है? यूएसए की कंपनी है पेप्सिको, जो आप चिप्स खाते हो। मतलब इंडिया वाले साले चिप्स भी नहीं बना पा रहे, सोचो। पार्ले नहीं वो हिम्मत की, बड़ी, अरे बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी को टप देना इतना आसान नहीं है। बट पार्ले का, अभी भी दुकान में जाता हूँ, मांगता हूँ पार्ले का चिप्स है क्या, मुझे पता है उसके पास नहीं है, मैंने देख लिया ऑलरेडी नहीं है, फिर भी मांगता हूँ जाके पार्ले का। 10 लोग जाके एक दुकान में पार्ले 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 करोगे तो अगले टाइम से वो पार्ले का रखना चालू करेगा ना। आप लोग लेज 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 करोगे तो लेज ही रखेगा ना। आप दुकान में जाके मांगना चालू करो, पार्ले का नहीं है, ओ सॉरी, आपको चिप्स खाने का मन भी नहीं है। मैं आपको खाली बता रहा हूँ डोमेस्टिक कंपनी को हेल्प कैसे करते हैं। दुकान में जाके खाली मांगो आप, आपको खरीदनी भी नहीं बोल रहा हूं। 4 कस्टमर जब उसकी दुकान से रिटर्न चले जाएंगे तो दुकान वाले को क्या रजिस्टर्ड होगा इधर दिमाग में? अरे यार कस्टमर जा रहे हैं रिटर्न यार, तो नेक्स्ट टाइम जब उसका डिस्ट्रीब्यूटर आएगा बोलेगा वो लेज के 10 पैकेट कम दो, 20 पैकेट पार्ले के दो। ऐसा डिमांड क्रिएट किया जाता है। और ये मैं नहीं बता रहा, ये विवेक बिंद्रा करके जो एक बिजनेस गुरु है, उन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने नहीं, सॉरी, गौर गोपाल दास करके, पता है आपको, एक टकला होता है अपने जैसा ही तो एक गुरु है, वो भी बड़े अच्छे हैं, अच्छे स्पीकर है, इंटरनेशनल स्पीकर है। वो यूएसए में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया था ये केस स्टडी कि बालाजी करके एक वेफर्स है हमारे देश में, बालाजी वेफर्स, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी। उन्होंने एम्प्लॉयज रखे थे डेडिकेटेड, वो अलग अलग दुकान पे जाके खाली बोलते थे बालाजी के वेफर्स है क्या, नहीं है, वो सॉरी अगली दुकान में दिखता हूँ। स्ट्रैटेजी। और ऐसे हर 15 दिन के बाद कोई एक एम्प्लॉय उनका वहां पे जाके बालाजी वेफर्स नहीं, ओ सॉरी, आगे वो लेज के उससे, नहीं नहीं नहीं, बालाजी की चाहिए, वो जरा मस्त है वो, क्वांटिटी ज्यादा, लेस क्वांटिटी कम देता है, बालाजी क्वांटिटी ज्यादा दे रहा था। अभी उसने भी कम किया, लेकिन जब लॉन्च हुआ था तो लेज में जितनी क्वांटिटी होती है उसकी ऑलमोस्ट 25 to 30% एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेम प्राइस पे बालाजी देता था। मैडम देखो बालाजी का ही खाती है, उनको लेज अच्छा नहीं लगता, बालाजी का वेफर मिलेगा तो पागल है, ओ बालाजी चाहिए। इंडियन है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। देखो हमसे देश बनता है, छोटी बात है, लेकिन हम लोगों से ही देश बनता है। तो इसलिए भी आप भी जब जाओगे दुकान में कौन सा बिस्किट खरीदोगे? पार्ले जी का ही खरीदो। और आओ टेस्ट कराता हूं, अच्छे बिस्किट है, क्वालिटी अच्छी है। तो 1 करोड़ यूनिट बेचने पड़ेंगे पार्ले जी को, तब पार्ले जी पहुंचेगा बीईपी पे। कहां पे पहुंचेगा? सर ये सब क्या है, बीईपी क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, बिजनेस वर्ल्ड का टर्म है, अकाउंट्स में। इस चैप्टर का कोई लेना, मैंने क्या बोला आपको, मैं हायर मैच्योरिटी पे बता रहा हूं, इस चैप्टर का इसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं बस। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट वेयर यू हैव नो लॉस नो प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ है और आपको लॉस भी नहीं हुआ है। मुझे आपको एक ही सवाल पूछना है, 1 करोड़ बिस्किट बनाने के बाद क्या पार्ले जी फैक्ट्री बंद कर देगा? अब पार्ले जी फैक्ट्री बनाना चालू रखेगा, लेकिन पार्ले जी का प्राइस 5 रुपया ही रहेगा और उसका मशीनरी का कॉस्ट रिकवर हो चुका है। जैसे हमारा भी बेंचेस का कॉस्ट कभी ना कभी तो रिकवर हो ही जाएगा ना। उसके बाद क्या चालू होता है? बीईपी के, ये समझता आपको, बीईपी के बाद क्या चालू होता है? ये ग्राफ होता है ना प्रॉफिट का, प्रॉफिट यहां से चालू होता है लॉस से, ऊपर 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 जाओगे, ऊपर 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 जाओगे, ऊपर ऊपर जाओगे। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये समझ में आ रहा है आपको? ये बीईपी है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। पहले लॉस में था, बीईपी फार बेटर देन लॉस। पहले लॉस में था, मतलब अभी प्रॉफिट बना ही नहीं था, रिकवरी होते 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 यहां तक पहुंचा। अब इसके आगे क्या होगा? प्रॉफिट होते रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि बिजनेसमैन को बिजनेस में कम से कम 5 साल, 5 से 6 साल मिनिमम निकालने पड़ते हैं बिजनेस में, तब जाके उसको समझता है बिजनेस में ताकत कितनी है। क्योंकि पहले 4-5 साल तो बीईपी के ऊपर ही आने के लिए तड़पते रहता है, तरसते रहता है। 4-5 साल में क्या हो जाता है, जैसे सीएफ हम चालू करोगे आप, 4-5 सालों में आपका ऑफिस सेट हो जाएगा, कंप्यूटर्स लग जाएंगे, इंटरनेट लग जाएगा, आपके पास गाड़ी आ जाएगी, एम्प्लॉय सेट हो जाएंगे, क्लाइंट सेट हो जाएंगे, हर एक चीज सेट होते जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं रहेगा। पहला 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 असेट जो आप लेके जाओगे अपने ऑफिस में वो झाड़ू और
वो क्या बोलते हैं उसको, सुपड़ी होगी, क्या बोलते पता नहीं अभी, जिसमें आप क्या कचरा कलेक्ट करते हो, सुपड़ी बोलते हो ना आप लोग, सुपली, सुपली, हाँ जो भी है, सुपली ली, ब्रेटली की छोटी बहन, जो भी है वो, जिसमें आप कचरा जमा, ये पहला असेट होगा आपका, फेंक दोगे वो कचरा लेके उसको, अरे फेंक दो ना, नया खरीद लेना ना कल, नहीं उसको रखते हैं। आपको पता है हिंदू कल्चर में, हमारे कल्चर में झाड़ू की भी पूजा होती है, लक्ष्मी मानते हैं हम उसको, मतलब क्या क्या सिखाया गया हमारे डीप रूट्स में, अगर आप सच में उसकी इज्जत करोगे तो सच में आपका बेनिफिट होने वाला है। पहला असेट है वो आपके बिजनेस का। सीए हम बाद में बनती है साहब, पहले झाड़ू लाना पड़ता है, और जो सीए बना है, सीए बनेगा ऐसे ऑफिस में नहीं जा सकता, ए मैं सीए, जलवे लग जाएंगे इधर के ऊपर के, समझ रहे हैं ना, एक मकड़ी इधर कान के ऊपर बैठेगी तेरे, ऐसे जाना पड़ता है झुक झुक के, और फिर पहले जाले साफ करने पड़ते हैं, अगर पुरानी बिल्डिंग में अपने ऑफिस लिया होगा तो, और नई बिल्डिंग में मिले तो जाले लगे जाते हैं। तो ये आपको करना पड़ता है ऐसा शुरू शुरू में, 4-5 साल में सब समझ में आना चालू हो जाता है कि मार्केट कैसा है, लोग कैसे है, कौन सा क्लाइंट अच्छा है, कहाँ पैसा है कहाँ नहीं है, पहचान बन जाती है। 10 साल के बाद आप प्रो बन जाते हो, प्रो समझता है। अब स्ट्रगल भी हो गया, सर्वाइवल भी हो गया, पहले 5 साल स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहता है, फिर अगले 5 साल ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन, वो रहता है, सेटिस्फाई रहते हैं, बट ऐसा पैसा ऐसा गोनी भर के ऐसा नहीं होता, होता है हाँ, खाने पीने लगता होता है थोड़ा बहुत, लाइफ थोड़ा अच्छा हो जाता है। और 10 साल के बाद बिजनेस में आपका बिजनेस फिर आपके लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। कल्प वृक्ष पता है आपको, ब्लेसिंग ट्री, विशिंग ट्री, मतलब क्या, जो मांगो आपको मिल जाता है। तो वो 10 साल के बाद बनता है कल्प वृक्ष। आज पार्ले जी के ओनर के लिए क्या होगा, कल्प वृक्ष होगा। उन्होंने जो भी मांगा होगा, घर गाड़ी बंगला नाम जायदाद जो भी मांगा होगा, सब उसने तथास्तु बोल के दिया होगा। गुरुकुल का ऑफिशियली थर्ड, लीगली पकड़ोगे तो 3rd ईयर, और आइडिया के साथ पकड़ोगे तो 5th ईयर है, ये करंट ईयर। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर एट अ ट्रांजिशन पीरियड, जहां पे हमारा वनवास जो है 5 साल का खत्म होने वाला है, और अगले साल से हम प्रोग्रेस करने वाले हैं। वी विल बी इन प्रोग्रेसिंग ईयर, वी विल बी अबाउ द ब्रेक इवन। अभी हम ब्रेक इवन के नीचे है, हम एसेट परचेस करते जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं परचेस करो, और आ रहे और परचेस करो, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है। 15, पहले 5 कंप्यूटर थे, आज 25 हो गए, अभी भी रुकना नहीं है, समझ रहा है ना, पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताओ क्यों क्या कर रहा है बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक दिन क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रुक जाएगा, थम जाएगा, स्लो होगा, रुकता कभी नहीं है जिंदगी में। 10 साल के बाद ये पहले जो पीसी थे वो खराब हो जाएंगे, लेकिन तब तक बिल्डिंग बिल्डिंग तो सेट हो जाएगा ना, बाकी सब तो हो जाएगा, गाड़ी वीडी सब रहेगा, तो बड़े बड़े एसेट हो जाएंगे। अब लैपटॉप, 2 लैपटॉप खराब हो गए, उतनी रिप्लेस करो, रिप्लेसमेंट चलते रहेगा, थम जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा रहेगा, नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज हुए रहेंगे, मार्जिन इंक्रीज हो गया रहेगा, आपका प्राइस बढ़ गया होगा। तो मुझे आपको इस चैप्टर से एक ही मैसेज देना है कि बिजनेस में आए हो तो थको मत, लगे रहो, स्ट्रगल अच्छा होता है, और स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद प्रोग्रेसिंग पीरियड चालू होता है, और फिर ग्रोथ पीरियड चालू होता है। तो भैया मैंने आपको बताया कि अगर पार्ले जी को प्रॉफिट में आना है तो 1 करोड़ पे रुकना नहीं है, 1 करोड़ तक तो उनको कॉस्ट रिकवर करनी है, उसके बाद उनका क्या चालू हो जाता है, प्रॉफिट। ब्रेक इवन के बाद क्या होता है, प्रॉफिट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, तो आप एक ही साल में, पहले साल में अगर पार्ले जी का 1 करोड़ रुपया यहाँ पे डेबिट करते हैं, और बाकी सारा खर्चा भी यहाँ पे डेबिट करते हैं, और पहले साल का रेवेन्यू डालते हैं, तो पहले साल में पार्ले जी को लॉस हुआ दिखता ना आपको, इसलिए हमने बोला नहीं नहीं नहीं, ये गलत अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट बनाओ। पार्ले जी अपना असेट बना रहा है, असेट को अलग रखो, और जो इसी साल में खत्म होने वाला है, जैसे आटा मैदा इसी साल खत्म होने वाला है, इसको रॉ मटेरियल बोलो खत्म कर दो। सर लेकिन 1000 किलो का आटा खरीदता, 600 किलो ही खत्म हुआ, 400 किलो अभी भी बचा हुआ है, तो उसको भी बैलेंस शीट में लेके जाओ ईयर एंड पे, क्लोजिंग स्टॉक बोल के, इसलिए आप यहां से माइनस करते हो और वहां पे लेके जाते हो। ये समझ में आ रहा है आपको, हाँ। ऐसा लेबर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा ना, सर लेबर आया है, कहाँ रखो, क्लोजिंग स्टॉक में, अरे भाई घर पे जाएगा ना शाम को। तो
इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ रहा है, आज भर के रखता हूँ 4, तो ये एक्सपेंस का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। हाँ, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, बाकी सब तो राइट ऑफ करना पड़ता है ना यार उसी साल में। समझा आपको मैंने क्या बोला? इजी है एकदम, टॉपिक एकदम इजी है, एकदम इजी टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ ना, इससे इजी तो टॉपिक ही नहीं बना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, मैंने टाइम क्यों डाला इसमें, ये सब बातें यहाँ आके आपको क्यों बता रहा हूँ। आगे आओगे तो ना, कैपिटल रिसीट अगर आपको होगी तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, टैक्स का नाम ही चेंज हो जाता है। आगे जब आओगे आप इसी इंटर पे, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, कैपिटल असेट अगर आपने बेचा तो कौन सा टैक्स लगेगा आपको, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और नॉर्मल इनकम कमाया तो आपको रेवेन्यू इनकम कमाया तो इनकम टैक्स लगेगा। तो आपको नहीं लग रहा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा ये दोनों का डिवीजन करना, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि मेरा लॉ ही बदल जा रहा है पूरा का पूरा। तो इसलिए आपको ध्यान से अभी पढ़ना है, अभी से पढ़ोगे तो जल्दी पढ़ोगे। हाँ, नहीं तो ऐसा घटिया अकाउंटिंग नहीं करने का। मैंने देखा है अकाउंटिंग करने के टाइम पे, वो लैपटॉप परचेस किया परचेस अकाउंट में डाल देते, लैपटॉप परचेस किया ट्रेडिंग अकाउंट के परचेस में डाल के रखा हुआ है, चलेगा ऐसा? नहीं। क्यों? क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ होना चाहिए? असेट में। सर लेकिन वो खर्चा तो रिकवर होना चाहिए ना, आज नहीं तो कल। अरे होगा, कौन से फॉर्म में? रिकवरी कौन से फॉर्म में मारते हैं हम? रिकवरी को आप क्या बोलते हो? डिप्रिसिएशन। हर साल थोड़ा थोड़ा रिकवर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि असेट बना के रखो सजा के रखो। उसमें मतलब एक ओनर ने दो चीजों में पैसे लगाए होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये समझ में आ रहा है? एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दोनों उसको रिकवर करके दे, दोनों। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं वो तो आप डालते ही हो सर, फिक्स एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको धीरे धीरे रिकवर किया जाता है, अचानक से रिकवरी नहीं होती उसकी, इसलिए 8 साल 10 साल लगते हैं। इसलिए आप लोग डेप्रिसिएशन डालते हो। तो डेप्रिसिएशन आप बोलते हो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, बोलते हो ना कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश। ऐसे कैसे कैश देके हो गया है, पहले आपने पहले कैश दिया है, खाली उसको अपनी इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं करना है, सिस्टमैटिक राइट ऑफ करना है, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना है। तो आपका खर्चा ही है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क ही है, पता है आपको? ये दो अलग अलग शब्द है, एक होता है एक्सपेंस और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस का मतलब होता है रेवेन्यू, वो पक्का रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर कैन बी रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। तो कैपिटल हम कैपिटल एक्सपेंस नहीं बोलते कभी, जो टर्म होती है ना, हम हमेशा क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वी कैन नॉट से कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं, शॉर्ट में उसको कैपेक्स बोला जाता है। ये बिजनेस लगाने के लिए कैपेक्स बहुत ज्यादा लगता है, ऐसा बोलते हैं। टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैपेक्स इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मशीनरी लेनी पड़ेगी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई होप यू गॉट द एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमको पढ़ना क्या है। आपको तो एकदम इजी पढ़ना है, आपको फाउंडेशन लेवल पे ज्यादा टेंशन ही मत लो। आपको आइटम दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सैलरी पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ, रेंट पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेस ऑफ बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेस ऑफ मशीनरी कैपिटल, रिपेयर ऑफ मशीनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, रिप्लेसमेंट मतलब समझता है, पुराना बेचा नया लाया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा अलग अलग आपको टर्म समझना है। हाँ, कुछ कुछ जैसे कोर्ट का केस हुआ तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है थोड़ा, कि कोर्ट कौन से कोर्ट के केस को कैपिटल बोलने का, कौन सा रेवेन्यू बोलने का। तो हम लोग लॉ पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा। यू नीड ओनली 10% एक्स्ट्रा रीडिंग, यहाँ पे 90% तो लॉजिकली आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, चलो देन आई विल स्टॉप हियर ओनली, आई विल नॉट स्टार्ट द चैप्टर आल्सो, विल ट्राई टू डू इट टुमारो। ओके, चलो बाय बाय।